नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्य कर रही हूँ। मैं आज आपको व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको गद्य और पद्य शिक्षण विधियों के बारे में बताया था। आप लोग भावी अध्यापक हैं, छात्र अध्यापक हैं, शिक्षक प्रशिक्षणार्थी हैं, अतः एक शिक्षक के लिए यह जानना काफी अनिवार्य है कि हिंदी गद्य, पद्य और व्याकरण को किन किन विधियों से पढ़ाया जाए। और इसीलिए सी टेट और यू टेट सारे टेट एग्जामों में भी ये आता है कि शिक्षण की विधियां, किन किन शिक्षण विधियां को प्रचलन में लाया जाए, कौन कौन सी विधियां उपयुक्त हैं, कौन कौन सी विधियां मनोवैज्ञानिक हैं, इसके बारे में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से भी ये वीडियो जो है वो आपकी मदद करेगी। अब मैं व्याकरण शिक्षण विधियों पर आती हूँ। भाषा एक महान शक्ति है। व्याकरण शास्त्र भाषा के संबंध में नियमों का संग्रह है। व्याकरण के नियमों के द्वारा भाषा का स्वरूप स्थिर होता है और व्यवस्थित होता है। व्याकरण के द्वारा भाषा सशक्त होती है और परिमार्जित होती है। उसकी व्यापकता और सार्वभौमिकता का एक बहुत बड़ा आधार व्याकरण शिक्षण को माना जाता है। व्याकरण का विकसित और सर्वश्रेष्ठ होना ही भाषा को एक बहुत बड़ा आधार प्रदान करता है। यदि हम भाषा को रथ, भाव को रथी और व्याकरण को सारथी मान लें तो भाषा रूपी रथ को हम ठीक लीक पर इस प्रकार चला सकते हैं जिससे हम इच्छित भाव सरलता से पहुंचा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बताती हूँ। जैसे व्याकरण की जो शाब्दिक व्युत्पत्ति है वो बी आ प्लस क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेनेति व्याकरणम, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द की सिद्धि हो उसे व्याकरण कहते हैं। पतंजलि मुनि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है और पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये व्याकरण के मुनि त्रय कहलाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण के मुनि त्रय कौन कहे जाते हैं। कामता प्रसाद गुरु का जो व्याकरण है वो हिंदी का मानक व्याकरण कई दशाब्दियों तक रहा और आचार्य किशोरी दास वाजपेयी का योगदान काफी रहा हिंदी भाषा में, जिन्होंने हिंदी शब्दानुशासन लिखा और ये एक काफी दिनों तक मानक ग्रंथ रहा है। अब मैं आपको भाषा की व्याकरण की परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा इसका शरीर विज्ञान है। डॉक्टर स्वीट की ये परिभाषा है। अब जब जैसे व्यवहारिक जो है आप जानते हैं कि ये विशेषण है, तो व्यवहारिक अर्थात व्यवहार में लाने योग्य, और विश्लेषण का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो व्याकरण क्या करता है कि भाषा को व्यवहार में लाने के लिए छोटे छोटे भागों में बांटकर और उसका विश्लेषण करता है, छोटे छोटे भागों में बांटता है, जिससे हम विद्यार्थियों के लिए उसे सरल, सुगम और बोधगम्य कर सके। दूसरे शब्दों में व्याकरण जो है वो भाषा का शरीर विज्ञान माना जाता है। अब मैं आपको दूसरी परिभाषा बता रही हूँ लेनार्ड ह्यूम ग्रिल्ड की। उन्होंने कहा कि भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था करना ही व्याकरण है। अब अगर हम केवल सार्थक शब्द की बात करें तो सार्थक शब्द में स जो है वो उपसर्ग है, और जैसे सार्थक की बहुत से अर्थ हैं। जैसे सार्थक को अर्थ सहित कहते हैं, सफल है, गुणकारी है, लाभदायक है, लाभकर है, अर्थपूर्ण है, विचारपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है। तो अगर मतलब सार्थक का क्या मतलब हुआ कि भाषा के रूप की सार्थक, उद्देश्यपूर्ण, लाभदायक तरीके से और शुद्ध व्यवस्था कर देना ही व्याकरण कहा जाता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो व्याकरण भाषा पर अनुशासन का काम करता है। जिस प्रकार से अनुशासन में रहकर ही हम समाज के सभी कार्यों को उचित तरह से कर सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर उच्छृंखल हो जाता है, वो समाज के नियमों का पालन नहीं करता है, तो वो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है।
इसी तरह से भाषा पर अगर व्याकरण का अंकुश न रहे, व्याकरण का अनुशासन न रहे, तो भाषा जो है वो निरर्थक हो जाएगी और भाषा निरंकुश हो जाएगी और फिर जो भाषा का प्रयोग है वो समाज सम्मत और समाजोपयोगी नहीं रह जाएगी। इसलिए व्याकरण की अत्यधिक उपयोगिता बताई जाती है। अब मैं आपको भाषा की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। जैसे व्याकरण भाषा की शुद्धता का साधन है, साध्य नहीं है। जिस तरह से साधन, जैसे हम ट्रांसपोर्ट के कई साधन यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, उसी तरह से हम शुद्ध और परिष्कृत और प्रांजल परिनिष्ठित भाषा के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। व्याकरण एक साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध भाषा को प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण वास्तव में शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन मतलब जो शब्दों पर अनुशासन करता है, जो शब्दों पर नियंत्रण करता है, वो व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण भाषा का अंगरक्षक है और जिसमें गद्य साहित्य का तो आधार ही व्याकरण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। पद्य में तो लेखक कवि को थोड़ी छूट भी होती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन गद्य में परिनिष्ठित, प्रांजल और शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो गद्य का साहित्य का तो आधार ही व्याकरण है। इसके अलावा भाषा की पूर्णता के लिए हमें पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, मैंने कई बार आपको क्लास में भी कहा कि ये जो 4 कौशल हैं, ये चारों कौशल भाषा की पूर्णता के लिए आवश्यक होते हैं और इन चारों कौशलों की जो शुद्धता है वो व्याकरण के नियमों से ही हमारे पास आती है। इसलिए ये व्याकरण के मुख्य उद्देश्य हैं। और अब मैं आपको मुख्य विशेषताएं हैं, अब मैं आपको व्याकरण के उद्देश्यों के बारे में बताऊंगी। जैसे विद्यार्थियों को विविध ध्वनियों का ज्ञान देना, जैसे व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में रचना और सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, जैसे शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाना, जैसे विद्यार्थियों को भाषा से संबंधित नियमों की जानकारी देना। तो ये हुए आपके उद्देश्य और विशेषताएं आपको बुक से भी बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन मुख्य उद्देश्यों और विशेषताओं पर मैंने चर्चा की है। अब मुख्य बिंदु जो हमारा है वो है व्याकरण शिक्षण की विधियां। व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं वो प्राचीन काल से ही परंपरागत ढंग से चली आ रही हैं और उनमें कुछ प्रमुख विधियों का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। सबसे पहली विधि जो है वो निगमन विधि अथवा सिद्धांत विधि है। इसके 2 उपविधियां भी हैं, सूत्र विधि और पाठ्यपुस्तक विधि। इसी तरह से आगमन विधि और उसकी 2 उपविधियां, प्रयोग विधि और सहयोग विधि, आवलिक सहसंबंध विधि। तृतीय विधि प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, डायरेक्ट लैंग्वेज टीचिंग मेथड। और 4th है अव्याकृति प्रणाली या भाषा संसर्ग प्रणाली। अब मैं सबसे पहले आपको बात करती हूं आपके सामने डिडक्टिव मेथड की, ये जिसे निगमन विधि अथवा सिद्धांत विधि कहते हैं। अब निगमन विधि, इस विधि को हम नियम उदाहरण विधि भी कहते हैं। इस निगमन विधि में सर्वप्रथम परिभाषा या सिद्धांत बताए जाते हैं, तत्पश्चात सावधानी पूर्वक उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। तो ये जो इसको नियम उदाहरण विधि कहते हैं और मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम पहले नियम बताते हैं और फिर उदाहरण देते हैं। अब इसके जो है वो 4 स्टेप्स होते हैं। पहला जो है वो नियम बताना, नियम, दूसरा स्पष्टीकरण, तीसरा उदाहरण और चौथा परीक्षण। अब सबसे पहले हम नियम की बात करते हैं। अब जैसे जब हमने नियम बताया तो हमने नियम क्या बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने संज्ञा की परिभाषा बच्चों को बता दी, नियम बता दिया। उसके बाद उनको जो है वो स्पष्टीकरण किया, नियम को स्पष्ट किया कि किसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, किसी भाववाचक संज्ञा कहेंगे, किसी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब संज्ञा का चार्ट बना के पूरा उनके सामने नियम भी बता दिया, उसको स्पष्ट भी कर दिया। अब उसका उदाहरण देंगे हम। अब उदाहरण देने के लिए जैसे मान लीजिए वाराणसी एक शहर है, राम एक अच्छा लड़का है और छात्र पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। अब इन तीनों ही उदाहरणों में आपको जैसे छात्र, पुस्तक, राम, वाराणसी, ये सारी संज्ञाएं हैं और इनको जो है
वो विद्यार्थी देखेंगे और उसके बाद उदाहरण के बाद उनका परीक्षण करेंगे। और परीक्षण करने के लिए क्या करना है आपको कि संज्ञा मतलब संज्ञा के सारे भेदों को आपको बता देना है और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के विभिन्न उदाहरणों को विद्यार्थियों के सम्मुख रखना है। और फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस के प्रश्न, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उनके माध्यम से उनको चूज करना है कि क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। तो इस प्रकार से ये चारों स्टेप्स जो है इसके पूरे हो जाएंगे। पहले आप नियम बताएंगे, फिर स्पष्टीकरण देंगे, फिर उदाहरण बताएंगे, फिर परीक्षण करेंगे। इसी तरह से दूसरा नियम कि जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब इसमें आपने उदाहरण दिया कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। अब इसमें आपने देखा कि आप बताओगे कि त शब्द की तरनी, तनुजा, तट और तमाल, तरुवर, ये त की बार बार आवृत्ति हो रही है। त की बार बार आवृत्ति हो रही है तो चूंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कर रहे हैं, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो इसमें आपने देखा कि च की बार बार आवृत्ति है। चारु, चंद्र और चंचल, इसमें च की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। अब उसी तरह से अब जैसे मान लीजिए बहुव्रीहि समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। और जैसे इसमें पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। इसी तरह से गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश। तो हम बहुव्रीहि समास के बारे में बताएंगे। सामसिक पदों के पहले नियम बताएंगे और उसके बाद जो है इसके उदाहरण देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये निगमन विधि में आपने देखा कि नियम, स्पष्टीकरण, उदाहरण और परीक्षण। पहले हमने नियम बताया, जैसे संज्ञा का नियम बताया, हमने अलंकार का नियम बताया, हमने समास का नियम बताया। नियम के बाद हमने उसको स्पष्ट किया, स्पष्ट करने के बाद हमने उसके उदाहरण दिए और उदाहरण देने के बाद हमने उसका परीक्षण लिया। आप जानते हैं कि नॉलेज इज नॉट नॉलेज अंटिल इट इज पुट टू यूज। ज्ञान सच्चे अर्थों में तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक हम उसे प्रयोग न करें। तो परीक्षण के द्वारा हम ये देखते हैं कि विद्यार्थियों ने कितना प्रयोग किया है, कैसा प्रयोग किया है। तो उसके बाद जो है ये आपका निगमन विधि। और नियम और सिद्धांत अमूर्त होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए और छात्र जो है वो स्थूल को अधिक समझते हैं, छात्र कॉन्क्रीट फॉर्म को अधिक समझते हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं में इसका जो प्रयोग है वो व्यवहारिक नहीं माना जाता है, इसीलिए इस विधि को हम अमनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। और लेकिन परंपरागत शिक्षण प्रणाली में इसको निगमन विधि और सिद्धांत विधि कहा जाता है। इस विधि के प्रणाली के दो रूप पाए जाते हैं, एक होता है सूत्र प्रणाली और दूसरा है आपका पाठ्य पुस्तक प्रणाली। अब सबसे पहले हम सूत्र प्रणाली की बात करते हैं। सूत्र प्रणाली में इसमें व्याकरण के नियम रटा दिए जाते हैं, लक्षण और उदाहरण भी बता दिए जाते हैं और ये प्रणाली भी परंपरागत संस्कृत व्याकरण में ज्यादा प्रयुक्त होता है और इस प्रणाली में भाषा के प्रयोग का ज्ञान और अभ्यास नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे सूत्र आप जैसे अकः सवर्ण दीर्घ है, आदि गुण है, इसी तरह से संस्कृत में रूप है, धातु रूप है, शब्द रूप है, वो विद्यार्थियों को सारी चीजें रटा दी जाती हैं, याद करा दी जाती हैं। लेकिन चूंकि बच्चे जो है वो बिना समझे रटते हैं, मतलब वैसे ही याद कर लेते हैं, इसलिए जो है इस विधि को हम अमनोवैज्ञानिक मानते हैं और इसमें हम विद्यार्थियों का जैसा विकास होना चाहिए बुद्धि का वैसा विकास नहीं पाते हैं। लेकिन किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए ये पहली इकाई मानी जाती है। स्मृति जो है वो पहली इकाई। अधिगम की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम किसी चीज को सीखते हैं, उसके बाद हम उसको रिटेंशन करते हैं, उसके बाद हम उसको रिकॉल करते हैं, फिर रिकॉग्निशन करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं किसी चीज को, अधिगम करते हैं, तो उसके लिए याद करना जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा आता है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। अब पाठ्य पुस्तक प्रणाली में इसमें व्याकरण की पुस्तक में दी हुई जो परिभाषाएं हैं और जो नियम हैं वो रटा दिए जाते हैं, विद्यार्थियों को याद करा दिए जाते हैं। अब पाठ्य पुस्तक प्रणाली में भी आपने देखा कि इसमें हम कंठस्थीकरण पर ज्यादा जोर देते हैं। अब इसमें एक संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और इस श्लोक को आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि पुस्तकस्थु तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक की विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन उचित समय आने पर न वो विद्या काम आती है और न वो धन काम आता है। इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि पुस्तक की विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन,
जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारा एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, बहुत सारी चीजें याद कर ली हैं, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो चीजें नहीं याद आई और आप अपने माइंड पे जोर लगा के सोच रहे हैं कि उस पुस्तक में क्या लिखा था, वो वहां पे क्या लिखा था, वो आपको समय पे नहीं याद आया, तो क्या हुआ, फिर आप एग्जाम में वो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो समय पर आपको याद नहीं आया। इसलिए पुस्तक की विद्या, और इसी तरह से आपने अपना पैसा दूसरे को दे दिया, लेकिन जब आपने समय आने पर, जब आपको आवश्यकता है, आपने उसको मांगा तो दूसरे के हाथ में वो धन चला गया है, उसने समय पर नहीं दिया। तो कार्य काले न तो समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, तो न ऐसी विद्या काम आती है न ऐसा धन काम आता है, कि मतलब पुस्तक की विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो जैसे, क्योंकि मानव द्वारा जो अर्जित ज्ञान है, वही अर्जित ज्ञान जो है वो अभिव्यक्ति सम्मत होता है। मतलब जो अर्जित ज्ञान हम जो रिकॉल कर लेते हैं, जो मतलब रिटेंशन हो जाता है, रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉग्निशन कर लेते हैं, वही ज्ञान की हम सही तरह से अभिव्यक्ति कर पाते हैं। अगर हमने ज्ञान को याद नहीं किया, कंठस्थ नहीं किया, मेमोराइज नहीं किया, तो समय आने पर हम जो है उसको दूसरों के सम्मुख नहीं रख पाएंगे, ना हम बोल पाएंगे, ना हम लिख पाएंगे, ना हम समझ पाएंगे। तो इसलिए निगमन या सिद्धांत प्रणाली इसलिए दोषपूर्ण मानी जाती है कि, और इसकी जगह जो आगमन प्रणाली है वो वैज्ञानिक भी मानी जाती है और उपयोगी भी मानी जाती है। अब मैं आपके सामने आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड को आपके सम्मुख बताऊंगी। आगमन विधि में और इसी तरह से ये जो प्रणाली है वो उच्च कक्षाओं के लिए तो उपयुक्त है, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये प्रणाली उपयुक्त नहीं मानी जाती है। लेकिन विषय पे जो अधिकार है वो तो कंठस्थीकरण से ही आता है, वो तो स्मृति स्तर से ही आता है, और वो जो है स्मृति के द्वारा ही कराया जाता है। अब मैं आपको दूसरी विधि जो है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड के बारे में बताऊंगी। आगमन विधि और निगमन विधियां दोनों ही प्राचीन विधियां हैं, लेकिन आगमन विधि को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये एक स्वाभाविक विधि है जो छात्रों के निरीक्षण पर आधारित है, और इसमें जो मातृभाषा सीखने में आगमन विधि का विशेष प्रयोग माना जाता है, और इस विधि से छात्रों की सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जाते हैं, इस विधि में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हम जाते हैं। इसलिए जो है हम इस विधि को ज्यादा उपयोगी माना जाता है, और इस विधि में हम तर्क का ज्यादा प्रयोग करते हैं। आगमन विधि में तर्क का, लॉजिक का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए तर्क का जो है इसमें विशेष महत्व माना जाता है। अब मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको इसको समझाऊंगी। जैसे तर्क, जैसे कौटिल्य नश्वर है, युधिष्ठिर नश्वर है, पाणिनि नश्वर है, पतंजलि नश्वर हैं, ये सभी मनुष्य हैं, इसलिए सभी मनुष्य नश्वर हैं। अब इसमें तर्क का प्रयोग किया गया, विद्यार्थी के सम्मुख बताया गया कि जैसे कौटिल्य, युधिष्ठिर, पाणिनि और पतंजलि, ये चारों जो है ये व्यक्ति हैं, और व्यक्ति नश्वर हैं, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो है मरणशील प्राणी है। तो ये सभी मनुष्य है, इसलिए सभी मनुष्य नश्वर होते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण आपने लिया तर्क के द्वारा कि पुस्तक पीली है, पेंसिल लाल है और स्याही नीली है, को व्याकरण में क्या कहते हैं? तो अब आप पुस्तक, पेंसिल और स्याही, इन तीनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे और विद्यार्थियों से पूछेंगे कि इसको व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे संज्ञा। उसके बाद फिर आप पूछेंगे पीली, लाल और नीली, इसको व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे विशेषण, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। इसको हम उदाहरण और नियम भी कहते हैं। उदाहरण नियम, जैसे मैंने निगमन में आपको बताया कि नियम से उदाहरण। अब निगमन को आप याद करेंगे, निगमन का नि और नियम, पहले नियम और उदाहरण। आगमन में आ से उ, मतलब उदाहरण से नियम, पहले उदाहरण देंगे फिर नियम। अब जैसे पहले मैंने आपको उदाहरण दिया कि कौटिल्य नश्वर है, युधिष्ठिर नश्वर है, पाणिनि नश्वर है, और फिर मैंने आपको बताया कि मनुष्य नश्वर है। इसी तरह से मैंने आपको संज्ञा का भी पहले उदाहरण दिया, उसके बाद मैंने विशेषण का भी उदाहरण दिया, उसके बाद उसके नियम बताए। तो इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, और उदाहरण इसीलिए इसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण पता है विद्यार्थियों को, उनके मतलब वो ज्ञात से अज्ञात की ओर उनको ले जाया जा रहा है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ले जाया जा रहा है, इसलिए विद्यार्थी की इसलिए सृजनात्मकता और तर्क शक्ति का विकास होता है। इसमें भी तो उप विधियों का हम प्रयोग करते हैं, एक प्रयोग प्रणाली है और दूसरी जो विधि है वो सहसंबंध विधि है।
दो विधियों का उपविधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग प्रणाली, जैसे प्रयोग प्रणाली जो है ये व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों के सम्मुख उदाहरण रखे जाते हैं और इसमें 4 स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। एक उदाहरण, दूसरा तुलना और विश्लेषण, तीसरा नियमीकरण और चौथा प्रयोग और अभ्यास। अब सबसे पहले जब हम उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि मैंने विद्यार्थियों के सम्मुख उदाहरण रखा कवि प्लस इंद्र कविंद्र। अब इसमें मैंने देखा कि छोटी ई और ई मिलकर बड़े ई बन गया, तो ये क्या हो गया, कविंद्र हो गया। इसी तरह से तो प्लस आदेश, इसमें अ और आ मिलकर आ हो गया और ये हो गया तवादेश। इसी तरह से मही प्लस इंद्र, बड़ी ई और ई मिलकर महेंद्र हो गया। इसी तरह से भानु प्लस उदय भानुदय हो गया। इसी तरह से पितृ प्लस ऋणम पितृडम हो गया। री प्लस री हो गया। तो ये मैंने पहले विद्यार्थियों को उदाहरण बता दिया। उदाहरण के बाद इसकी तुलना बता दी कि इसको आपस में हम कैसे तुलना करेंगे, इन उदाहरणों का परस्पर तुलना करेंगे, विश्लेषण करेंगे और समान लक्षण वाले विशेषताओं को जानेंगे। अब समान लक्षण वाले विशेषताओं को कैसे जानेंगे, इसी तरह के हम कविंद्र, रविंद्र, सविंद्र, इसी तरह के विभिन्न उदाहरण और विद्यार्थियों के सम्मुख रखेंगे और जिसमें वो उनको बताएंगे कि इनमें समान लक्षण हैं, इनमें इनका विश्लेषण करेंगे और फिर उसके बाद उसको नियमीकरण बताएंगे। क्योंकि विद्यार्थी जो है अभी तक वो समझ चुके हैं कि बहुत सारे उदाहरणों से उन्होंने उदाहरण देखा, तुलना देखा, विश्लेषण देखा, तो ये अभी तक समझ चुके हैं। तो इसलिए जो है फिर उनको हम नियमीकरण बताएंगे। अब नियमीकरण में हम क्या बताएंगे कि जैसे दीर्घ संधि, ये क्या है, दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण हम बताएंगे जैसे अकः सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र है दीर्घ संधि का। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अब अगर मैं सबसे पहले आपको सूत्र के बारे में अकः सवर्णे दीर्घ इसको अगर समझाती हूँ तो आपने अगर संस्कृत पढ़ी है तो आप माहेश्वर सूत्र के बारे में अवश्य जानते होंगे। और माहेश्वर सूत्र जो है वो भगवान शंकर के डमरू से इन ध्वनियों की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार में ऐ ऊण रिलिक ऐ औंग ऐ औच करके 14 प्रत्याहार हैं। तो इस 14 प्रत्याहारों में जैसे अकः ऐ ऊण रिलिक 2 प्रत्याहार मैंने लिए हैं। तो जैसे ऐ ऊण अ ई ऊण और रिलिक ये 2 प्रत्याहार हैं। अब आप देखो अकः अ से लेकर क तक, अब ये अ है ये क है। अब अ से लेकर क तक क्या गया, अ ई उ आया और रीली आया। यही यहाँ पे पहले भी लिखा है मैंने कि अ ई उ रीली दोनों आया यहाँ पे और फिर ये आया। तो दोनों के सवर्ण है, मतलब अगर सवर्ण आता है अ और आ आया तो सवर्ण हो गया, अ प्लस आया तो सवर्ण हो गया। तो सवर्ण आता है उसी तरह का वर्ण आता है तो वो दीर्घ हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मतलब संक्षेप में हमने केवल अगर ये सूत्र समझ लिया तो हमने दीर्घ संधि को समझ लिया। तो फिर उसके बाद शिक्षक जो है वो दीर्घ संधि की परिभाषा बताएगा सूत्र के माध्यम से और उसके बाद प्रयोग और अभ्यास बताएगा, उसका प्रयोग बताएगा, उसका अभ्यास कराएगा, विभिन्न प्रकार की मतलब जो है विभिन्न उदाहरण देगा। क्योंकि भाषा पर अधिकार जो है वो अभ्यास से अनाभ्यास से विषम शास्त्रम, अगर आप शास्त्र का अभ्यास नहीं करेंगे तो विष हो जाएगा, वो आप समय आने पर उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो व्याकरण में जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, शिक्षक अपने कक्षा को जीवंत बनाने के लिए वो कक्षा में बहुत सारे उदाहरणों को विद्यार्थियों के सम्मुख रखेगा, तब उसे कंसेप्ट की समझ होगी, तब उसे प्रत्यय की समझ होगी और तभी वो विशेष रूप से उसको समझ पाएगा विद्यार्थी। तो इसलिए व्याकरण शिक्षण में कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने लेक्चर को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को अपने लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को, बहुत सारे उदाहरणों को रखना होगा, तभी विद्यार्थी उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप लिंग पढ़ा रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ा रहे हैं, तो आपने विभिन्न एग्जाम्पल दिए कि राम पुस्तक पढ़ता है, गीता पुस्तक पढ़ती है, बच्चे खेलते हैं। तो इसमें आपने देखा कि राम के साथ तो पढ़ता है और गीता के साथ पढ़ती है, तो कर्ता के अनुसार लिंग भी बदल गया।
तो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे साउथ इंडियन होते हैं या दूसरे मतलब लैंग्वेज के फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, वो कई बार लिंग पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उनका मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि वो मतलब उनकी मातृभाषा नहीं है और उन्होंने व्याकरण को सही तरीके से नहीं समझा है, तो वो जो है इसमें गलतियां कर देते हैं। अब मैं आती हूँ इसकी दूसरी सहविधि में, जिसे हम सहसंबंध विधि कहते हैं। ये विधि जो है इसमें व्याकरण के नियमों को अधिक बोधगम्य कराया जाता है। अब इसमें जो है हम बोधगम्य करते हैं और ये जो है आगमन विधि का ही एक रूप माना जाता है। गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण के समय व्याकरण के नियमों का विद्यार्थियों को बोध कराया जाता है, लेकिन इसकी सीमा ये है, मतलब सहयोग विधि और सहसंबंध विधि, इसको दोनों विधियां कहते हैं। आप लिख सहयोग विधि, आप लिख सहसंबंध विधि, कोरिलेशन मेथड। इसकी ये सीमा होती है कि इसमें जो है ये व्याकरण की विधिवत शिक्षा नहीं हो पाती है। जैसे इसमें स्थूल से सूक्ष्म शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए चारुचंद्र की चंचल किरणें हैं, बता रहा है शिक्षक, या कोई गद्य का ही उदाहरण ले रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर को हुआ था। तो इसमें अब वो जैसे मान लीजिए करमचंद गांधी है, तो करमचंद गांधी के बारे में बता रहा है या पोरबंदर के बारे में बता रहा है या इसमें मतलब जन्म के बारे में कुछ बता रहा है, तो उसमें व्याकरण कहाँ पे प्रयोग हुआ, ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, या बहुत सारे उसमें जैसे संधि विच्छेद करना है, समास बताना है। तो ये सारी चीजों को पढ़ाते समय शिक्षक जो है वो प्रकारांतर से व्याकरण का अभ्यास कराता है, लेकिन मतलब एक सिस्टमेटिक वे में वो व्याकरण की शिक्षा नहीं देता है। इसलिए इस प्रणाली को हम लोग उतना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें गद्य शिक्षण और रचना शिक्षण में प्रयुक्त तो किया जाता है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में हम गद्य जो है व्याकरण की शिक्षा नहीं दे पाते। जैसे और इसमें जैसे मान लीजिए शब्द शिक्षण है, वर्तनी शिक्षण है, उच्चारण शिक्षण है, तो इन विधियों का हम प्रयोग करते हैं। अब आता है आपका डायरेक्ट लैंग्वेज टीचिंग मेथड, जिसे हम प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि कहते हैं। व्याकरण शिक्षण की ये भी उत्तम विधि मानी जाती है और ये विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें अक्सर बालक जो है भाषा को अनुकरण के आधार पर सीखते हैं। शोध कार्यों द्वारा भी ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि बालक उस भाषा को शीघ्र सीख लेता है जिसका व्याकरण भाषा सीखने के बाद सिखाया जाता है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भाषा शिक्षण प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही किया जाता है और भाषा सीखने में अनुकरण विधि अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली मानी जाती है। तो इसमें क्या है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण में कि विद्यार्थी जो है वो अनुकरण के आधार पर, जैसे क्लास में इंग्लिश या हिंदी पढ़ाया जा रहा है और उसी में जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उनको अलग से हम ग्रामर का प्रयोग करना नहीं सिखा पाते हैं। लेकिन इस विधि की सबसे बड़ी कमी मैं ये देखती हूँ कि आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो सभी को तो एक समान नहीं माना जा सकता है, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों की ग्रामर पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं होती है जितना कि पहले के जमाने में होती थी। पहले लोग हाई स्कूल भी पास होते थे लेकिन उनका भी व्याकरण पर अच्छा अधिकार था, लेकिन आजकल चूंकि व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है इसलिए बच्चे जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ज्यादा कर देते हैं। इस विधि में अनुकरण विधि ज्यादा उपयोगी मानी जाती है और आप जानते हैं कि भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है। तो बच्चे जो है अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं। एक और विधि है जिसे हम भाषा संसर्ग प्रणाली कहते हैं, आप व्याकृति प्रणाली कहते हैं। ये इस प्रणाली के समर्थक जो है वो व्याकरण की अलग से महत्ता स्वीकार नहीं करते हैं और वो ये बताते हैं कि उत्तम रचनाओं के अध्ययन से स्वयं ही विद्यार्थियों का भाषा पर अधिकार हो जाएगा, क्योंकि लेकिन ये विधि जो है वो उच्च कक्षाओं के लिए तो उपयोगी हो सकती है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए प्रणाली निरर्थक ही साबित होती है। इस तरह से मैंने आपको कई विधियों, शिक्षण की कई विधियों के बारे में बता दिया, लेकिन अगर आप मेरा मत पूछें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आगमन और निगमन दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं। ये इन विधियों के द्वारा हम आगमन और निगमन विधियों को अगर मिक्स कर दें, मिला दें, मतलब पहले विद्यार्थियों को आगमन विधि से पढ़ाएं उसके बाद निगमन विधि से पढ़ाएं, तो अगर हम दोनों को संयुक्त कर दें, दोनों प्रणालियों के द्वारा पहले आगमन पढ़ाएं फिर निगमन पढ़ाएं फिर आगमन पढ़ाएं फिर निगमन पढ़ाएं, तो दोनों प्रणालियों के मिक्स करने से क्या होगा कि संयुक्त कर देने से क्या होगा कि विद्यार्थियों का अभ्यास बढ़ जाएगा और अभ्यास से भाषा पर अधिकार बढ़ जाएगा।
तो इस तरह से व्याकरण तो क्या है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास से अनाभ्यासे विषम शास्त्रम और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से, अभ्यास से भाषा पर पूर्णता आती है। अनुकरण से भाषा पर हम अधिकार प्राप्त करते हैं, अनुकरण से भाषा सीखी जाती है, लेकिन अभ्यास से भाषा पर हम मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। उस पे हम जो है हम विद्वता उस पे हासिल तभी कर सकते हैं जब उसको हम बार बार अभ्यास करें। जैसे मैथ्स में और साइंस में आप जो है उसका बार बार अभ्यास करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह से व्याकरण में, ग्रामर में अगर आप उसका अच्छा अभ्यास करें तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और इसमें जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आप इसमें फुल मार्क्स जो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें आप अभ्यास करते रहिए, अभ्यास कराते रहिए विद्यार्थियों से, और जब भी व्याकरण पढ़ाएं तो आपके पास उदाहरणों की बहुलता होनी चाहिए। अगर उदाहरण बहुतायत होंगे, आपके पास बहुत मात्रा में होंगे, तब आप उनका सही और उचित उपयोग कर पाएंगे, जो आपके विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन में भी सहायक होगा और आपको भी आगे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एक शिक्षक हमेशा अध्यापक होता है, हमेशा स्टूडेंट रहता है, क्योंकि शिक्षक जब तक सीखता नहीं है, मतलब जब तक वो नए नए ज्ञान को सीखता नहीं और विद्यार्थियों को सिखाता नहीं है, तब तक वो अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप अपने शिक्षण में नई नई बातों को शामिल करें, विद्यार्थियों को नए नए तरीके से पढ़ाएं, विद्यार्थियों को अभ्यास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, तभी वो व्याकरण में सिद्धहस्तता प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।